सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करना है। तो इसी के साथ तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले दो कौन से रह चुके हैं, तो बिहार और आंध्र प्रदेश, और अब तीसरा ये तेलंगाना बन गया। बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 में। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से मैं आपको करवाऊं तो कानुमा त्योहार यहाँ मनाया जाता है, बथुकम्मा त्योहार जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। बोनालू उत्सव मनाया जाता है, मेदराम जात्रा महोत्सव होता है, और ये जो मेदराम जात्रा है याद रखना कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और अभी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश में टॉप पे स्टेट कौन सा है? तो तेलंगाना है। टाइम मैगजीन के अनुसार इसने जो अभी 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय स्थान है, जिसमें से एक हैदराबाद से है। हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री, बाकी एक हिमाचल प्रदेश और एक मुंबई से है। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना यहाँ शुरू हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव, इसका आयोजन सिकंदराबाद में हुआ था, उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। और नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला अभी पहला राज्य बना था ये तेलंगाना। तो तेलंगाना से ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाए। और इस प्रश्न को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। पहला बिहार था, दूसरा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया। अब नाम क्या हो गया? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। अभी आपको पता है अभी 9 अक्टूबर 2024 को ही रतन टाटा जी का निधन हो गया था। तो इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है, नाम से पता चल रहा है। वैसे इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। ये महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। और रतन टाटा जी से आपको याद है पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2008 में, पद्म भूषण से 2000 में, सन 2000 में। और महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न सम्मान से सम्मानित किया था 2023 में। असम का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है, असम वैभव उसको कहते हैं, 2021 में मिला था। और 2024 में ही हमने पढ़ा था पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मिला था। 2021 के लिए अभी 2024 में ही कीस मानवतावादी पुरस्कार भी इनको मिला था। और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने हॉनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से भी इनको सम्मानित किया था। तो ये कुछ अवार्ड्स इनकी याद रखना आप। बाकी प्रश्न तो नेम चेंज से है, कुछ नाम बदले गए, वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भी सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई हुआ। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन हो गया। अभी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप हो गया। और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप हो गया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया। और जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया या करेंगे? तो आंसर होगा वाराणसी में। अभी 20 अक्टूबर को इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ये स्टेडियम वाराणसी के सिगरा में स्थित है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद, उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। और वैसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये चौथा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। इससे पहले कानपुर, लखनऊ और नोएडा में यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिल जाएगा। अब ये उद्घाटन वाराणसी में होगा। तो आपको मैं रिवाइज कराऊं
पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ यह आयोजित हुआ था वाराणसी में ही। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में ही। काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ था वाराणसी में ही। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में ही। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा ये वाराणसी से शुरू हुई थी। वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में ये चली थी और उस शिप का नाम, उस क्रूज का नाम गंगा विलास है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनी थी वो भी वाराणसी थी। और रोपवे सेवाओं का सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर भी वाराणसी ही था। तो ये पॉइंट्स और आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अगले साल 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी ये भारत करेगा। ये आपको याद रखना है, वन लाइनर न्यूज है। वैसे आपको याद होगा अभी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अभी अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे कलिकेश सिंह बने थे। याद आया? अच्छा चलो, यहाँ पे मैं आपको होने वाली जो चैंपियनशिप्स हैं उनको ही रिवाइज करवाता हूँ। एक तो अभी हो चुकी है, अभी लेटेस्ट हुई है सितंबर में ही, 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी चीन के हुलुनबुई में हुई थी। चलो आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न यहाँ बना देते हैं कि इसको किसने जीता है और किसको हरा करके जीता है। बाकी इसी साल नवंबर में जो, ये तो पुरुष वाली थी, अब महिलाओं वाली होगी। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ये भारत में होगी। भारत में भी कहाँ? बिहार में, बिहार के राजगीर में। उसके अलावा याद रखना, भारत पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग होगी कहाँ पे? चेन्नई में। 2025 में मेंस एशिया कप ये भारत में होंगे T20 फॉर्मेट में और 2027 वाले मेंस एशिया कप बांग्लादेश में होंगे ODI फॉर्मेट में। वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024 ये श्रीलंका में हुए थे, श्रीलंका ने जीता था, इंडिया को हराया था। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो इसका नवा संस्करण था ये हो चुका है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में भारत ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह थे। अभी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। पहले तो बांग्लादेश में होना था लेकिन कैंसिल होकर अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। और विंटर गेम्स 2030 वाले फ्रांस में होंगे। अभी आपको पता ही है समर ओलंपिक जो 2024 वाले हैं 33वां संस्करण, वो भी पेरिस फ्रांस में हुआ। लेकिन ये विंटर गेम्स हैं 2023 वाले, ये फ्रांस में होंगे, याद रखना। और 2034 वाले भी डिसाइड हो गए, विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे? अमेरिका में होंगे। बाकी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि भारत में होगी। भारत में भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट जो गेम्स है वो 2025 में आयोजित होगा सऊदी अरब में। 38वें नेशनल गेम्स ये 2025 में होंगे। एक्चुअली में इसी साल नवंबर में होने वाले थे, हमने पढ़ा भी था, लेकिन पोस्टपोन कर दिया। आप कहाँ? जनवरी फरवरी में होंगे अगले साल। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और 2025 में जो पहले खो खो विश्व कप होंगे वो भारत में ही होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स ये आपके न्यूज़ में रही, वो सारी मैंने आपको रिवाइज करा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को। थीम भी है। थीम क्या है? कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करे। अच्छा, कैंसर से संबंधित कुछ और भी डेज होते हैं, कुछ और भी पॉइंट से मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो एक तो वर्ल्ड कैंसर डे आपको याद आया होगा 4 फरवरी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 1 अगस्त को होता है। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है 15 फरवरी को। एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर को। आपको याद है भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन हमने बनाई है, उसका नाम सर्वावैक है। और सर्वाइकल कैंसर ये किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। और अभी बजट में भी कहा गया था कि 9 से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को इसके टीके मुफ्त में लगाए जाएंगे। और याद रखना, अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म iOncology.ai को लॉन्च किया था। इसे बनाया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे ने। वैसे स्टडी ऑफ कैंसर को यही कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? सवेरा कार्यक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वैसे प्रश्न तो हमारा डे वाला था, अभी अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा दूं, एक और डे है। ये तो हमने देखा 13 अक्टूबर वाला।
एक 14 अक्टूबर को भी हम दिवस मना रहे हैं, विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये भी याद रखना। चलो अब मैं आपको डेज रिवाइज करवा दूं। तो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और आज 13 अक्टूबर को एक और दिवस हमने देखा, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, उसे प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या फ़ायदा होता है उससे, जब भी पीडीएफ अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा या मुझे कोई आपको जानकारी देनी होगी तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपका नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। लो, अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार वाला ही आ गया कि अभी किसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। तो आंसर होगा 3 जनों को मिला है। और याद रखना ये इस साल का आखिरी नोबेल पुरस्कार है, यानी कि 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 5 हम पढ़ चुके हैं, ये आखिरी था अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। किसे किसे मिला? डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेमा ए रॉबिन्सन। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने ऑर्गेनाइजेशंस के बनने और वह कैसे समृद्धि को प्रभावित करते हैं इसको लेकर के स्टडी की है, और इसी स्टडी के लिए इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जो डारोन एसमोग्लू है और साइमन जॉनसन है, ये MIT में काम करते हैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है। जबकि जेमा ए रॉबिन्सन ये शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं। और देखो, अगर हम बात करते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1998 में मिला था। और उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि उसी के 1 साल बाद 1999 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। और अच्छी बात यह है कि सबसे आखिरी जो भारतीय रहे जिनको ये सम्मान मिला नोबेल पुरस्कार, ये हमने डेली पढ़ रहे हैं, वो 2019 में मिला था। उनका नाम अभिजीत बनर्जी है। उनको भी अर्थशास्त्र इकोनॉमी में ही मिला था। बाकी पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। वैसे इसकी स्थापना 1968 में हो गई थी, लेकिन दिया 1969 में गया था। पहला किसे दिया गया था ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, अभी का याद रख लो और भारतीयों के नाम याद रख लो। अब चलो एक बार फिर वो इंपॉर्टेंट शीट और बिल्कुल लास्ट टाइम मैं आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये शीट हर बार हमने रिवाइज करी है। क्या है? नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी पुण्यतिथि को दिए जाते हैं, जो कि कब होती है? 10 दिसंबर को। 1901 में देना शुरू किया गया था। 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। और हमने कहा 1968 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, दिया 1 साल बाद जाने लगा 1969 से शांति में भी दिया जाता है। सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको ये सम्मान मिला था 1913 में साहित्य का उनकी कृति गीतांजलि के लिए। सबसे आखिरी अभिजीत बनर्जी थे, 2019 में इकोनॉमिक्स का मिला था। सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता है मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में इनको मिला था शांति का। और सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जॉन बी गुडएनफ, जिन्हें 97 ईयर की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी 2019 की बात है, इन्हें केमिस्ट्री में मिला था, लेकिन फिर इनका निधन भी हो गया था। तो ये अब हमारे बीच में नहीं है और अब इस तरह के प्रश्न भी हमारे बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि 6 के 6 फील्ड हमने पढ़ लिए हैं। अब इनको याद करने की बारी आती है। मैंने आपको बोला भी था जैसे ही 6 सेक्टर हो जाएंगे मैं आपको ट्रिकी वीडियो बना करके दूंगा, और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना होगा और फटाफट से चीज़ें भी आपको याद हो जाएगी। तो इन सभी नामों को याद करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है, जाकर के उसको देख लीजिए। केवल मात्र एक बार आपको वीडियो देखना है और आपके एग्जाम तक आप वो नाम नहीं भूलने वाले। एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे 1 या 2 नंबर जितने का भी प्रश्न आएगा वो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे बिना इसे टाइम दिए। तो वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके टाइम बचाने की पूरी कोशिश की है, वीडियो को लेंथी नहीं बनाया। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है कौन? देवेंद्र फडणवीस। अभी उन्होंने नवी मुंबई में महापे नामक स्थान पर देश का पहला इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। इसको बनाने में लागत आई है लगभग 800 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के बनाया है। तो यहाँ पर साइबर खतरों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं आपको साइबर से संबंधित कुछ और प्रश्न रिवाइज कराऊंगा। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो केरल ने। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश बना था साउथ कोरिया। रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएगा उसका नाम माया है। नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 का आयोजन किया था एस्टोनिया की कैपिटल तालिन में। और एक एक्सरसाइज और हुआ था भारत NCX 2023, पिछले साल हुआ था, जो कि एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास था। और अगर पूछे देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो चंडीगढ़ में किया गया था। और आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो क्या है? भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो देश का पहला इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया, ये याद रखना है। और महाराष्ट्र को अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया है, ठीक है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अगले प्रश्न में कि अभी हाल ही में 139वीं अंतर संसदीय संघ असेंबली का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जिनेवा। तो IPU मतलब होता है इंग्लिश में बोलोगे तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि अंतर संसदीय संघ। इसके अभी 149 नंबर की बैठक हुई है। 13 को शुरू हो गई थी, 17 अक्टूबर तक ये चलेगी। इसमें पूरे विश्व के जो इसके सदस्य हैं, पूरे विश्व में जो भी सदस्य देश हैं, उनकी पार्लियामेंट ने यहाँ पे हिस्सा लिया। और हुआ कहाँ पे ये? अभी इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, वहीं पे। देखो IPU की बात करें, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना होती है 1889 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल सदस्य देश 180 है, जिसमें भारत भी शामिल है। और यहाँ पे फिर भारत को किसने रिप्रेजेंट किया ये पूछोगे तो अभी जो हमारे 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, ओम बिरला ने यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है। इस साल की थोड़ी बहुत समिट में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन इस साल हुआ था साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। और नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। 46 नंबर का एडिशन हुआ, हो चुका है वैसे, ये नई दिल्ली में हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। और कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया था। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं 2024 के, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अगले में कि यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत है। तो भारत यूनिसेफ को स्वास्थ्य और रसद सहायता देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने लगभग $6 बिलियन की लागत की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति यहाँ पे की है। तो इस योगदान में दवाइयाँ, टीके और पोषण आपूर्ति शामिल है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और हेड है कैथरीन रसेल। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में SBS 3 परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा जासूसी उपग्रह। SBS मतलब स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, अंतरिक्ष आधारित निगरानी।
ये इसका तीसरा चरण है, थर्ड मतलब ये इसका तीसरा चरण है, तीसरा फेज है और अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इसमें भारत 52 जासूसी उपग्रहों को लॉन्च करेगा और इन 52 में से 21 तो इसरो बनाएगा और 31 प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी और इनका संचालन ये कर रहा है डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो इसे भेजने का उद्देश्य सेना के लिए भूमि और समुद्र की निगरानी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो गाइज ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी नोबेल पुरस्कार का वीडियो मैंने बना करके दे दिया है, बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एक और याद दिला दूं, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय सेना में शामिल असमी क्या है? सबमशीन गन है। लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? पश्मीना ऊन। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत का नाम क्या है? आईएनएस निर्देशक। पीएम मोदी ने अभी भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां पे किया? मुंबई। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का स्थापित करने की कहां पे मंजूरी दे दी? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया गया? 13 अक्टूबर। आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ ये कहां पे बंद हो गई? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की? एक्सिस बैंक। और पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV C-37। और आखिरी प्रश्न पूछा था, पीएम मोदी ने अभी कहाँ पे फ्रा लाक फ्रा राम नाम से एक रामायण है उसका प्रदर्शन देखा? तो आंसर होगा लाओस में। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा अग्निकूल कॉस्मोस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।